रूप में हमने पढ़ा हुआ है झेलम, चिनाब, ब्यास। नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुकुल एकेडमी के द्वारा कुछ ऑनलाइन कंटेंट वीडियोज के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी क्रम में भारत की नदियों के जो वीडियो है वो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और भारत की नदियों का जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने ये सीखा कि सिंधु नदी भारत की प्रमुख नदी है और सिंधु नदी तंत्र विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। जैसे हमने ये सीखा कि सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील से होता है और तिब्बत में इस नदी को सिंगे खबाब के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत से प्रवाहित होते हुए सिंधु नदी सबसे पहली बार भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में यह नदी दो श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लद्दाख श्रेणी है, सिंधु नदी के बाएं तट पर जास्कर श्रेणी है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होते हुए आगे चल कर के सिंधु नदी नंगा पर्वत के पास में पहुंचती है और नंगा पर्वत के पास में बुंजी नामक स्थान पर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे इंडस गॉर्ज या सिंधु गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। और यहीं से नंगा पर्वत से हिमालय के पश्चिमी अक्ष संघीय नमन के कारण सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में सिंधु नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी खैबर पख्तूनवा प्रांत से प्रवेश करती है और इसके बाद में पाकिस्तान में ही प्रवाहित होते हुए कराची के निकट डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बेटा, सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में हमने सीखा हुआ था। जैसे सिंधु के बाएं तट के नदियों के बारे में पिछली क्लास में चर्चा हुई थी। उनमें से बाएं तट की जो नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और जास्कर। जहां तक झेलम का सवाल है तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी से होता है और पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग स्प्रिंग से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी वेरीनाग स्प्रिंग से निकलने के बाद में वुलर झील में जाकर के गिरती है। वुलर झील आप जानते हैं भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। वुलर झील से निकल कर के यह पुनः भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती हुई मंगला से लेकर के मुजफ्फराबाद तक प्रवाहित होती है और इसके बाद में यह नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। झेलम की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे लिद्दर, सिंध, पोहरू। और झेलम की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। झेलम नदी पर ही तुलबुल और उरी जैसी प्रसिद्ध परियोजनाएं स्थित हैं। हमारा जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर ही स्थित है और इसके अलावा डल झील भी झेलम नदी के पास में ही स्थित है। झेलम के बाद में फिर सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियों में दूसरी महत्वपूर्ण नदी चिनाब है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है और इसका कारण ये है कि यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बारालाचाला दर्रे के दोनों
छोरों से निकलती है। बारालाचाला दर्रे के एक सिरे से इसकी एक शाखा निकलती है जिसको चंद्र कहा जाता है। बारालाचाला दर्रे के दूसरे सिरे से इसकी दूसरी शाखा निकलती है जिसको भागा कहा जाता है। और ये चंद्र और भागा जब आपस में मिल जाती है तो फिर इसका नाम चिनाब पड़ जाता है। और यह नदी केवल 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में चिनाब को चंद्रभागा कहते हैं और जम्मू कश्मीर में से चिनाब के नाम से जाना जाता है। और याद रहे, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1160 किलोमीटर के आसपास है। चिनाब नदी पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। और आपने सीखा था कि इस पुल की ऊंचाई एफिल टावर से भी ज़्यादा है। चिनाब नदी के बाद में जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले से होता है और यह नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास में से निकलती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों से प्रवाहित होती है। इसके बाद में पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो बेसिकली चिनाब नदी की सहायक नदी है रावी नदी। रावी के बाद में जो फिर सतलज सिंधु नदी तंत्रिका के अंतर्गत ब्यास नदी आती है। ब्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है, कुल्लू पहाड़ियों से होता है। और यह नदी कुल्लू और मनाली से प्रवाहित होती हुई पंजाब में जाती है और पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है। ब्यास नदी पंजाब में हरिके नामक स्थान पर जब मिलती है तो वहाँ पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है और इस हरिके बैराज से ही भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। और यह इंदिरा गांधी नहर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इस नहर से सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान राज्य को हुआ है। ब्यास नदी की घाटी को हुई कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। ब्यास के बाद में जो अन्य प्रमुख सहायक नदी है सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत वो सतलज है। सतलज नदी भी सिंधु नदी की तरह एक ट्रांस हिमालयन नदी है और सतलज नदी का उद्गम भी कैलाश पर्वत श्रेणी में यानी पश्चिम तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के समीप राकसताल से होता है। यह नदी तिब्बत के पठार से प्रवाहित होती हुई सबसे पहली बार हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब इन 2 राज्यों से प्रवाहित होते हुए यह नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सतलज नदी भी चिनाब की एक सहायक नदी है। सतलज की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक नदी का नाम है स्पीति और दूसरी नदी का नाम है बसपा। सतलज नदी फिरोजपुर से लेकर के फजिल्का तक भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है और लुधियाना और फिरोजपुर जैसे शहर सतलज नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। उसी प्रकार से जो लाहौर है, लाहौर वो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु की बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में एक नदी है जास्कर। जास्कर नदी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ट्राई जंक्शन पर स्थित सरचिप नामक स्थान से निकलती है और यह नदी नेमू के समीप लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में
सिंधु नदी से मिल जाती है। तो याद रहे, जास्कर भी सिंधु के बाएं तट की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ट्राई जंक्शन पर स्थित सरचिप नामक स्थान से निकलती है और जो है नेमू के समीप सिंधु नदी से मिल जाती है। जैसे सिंधु नदी के तट पर एक प्रसिद्ध भारत का शहर लेह है, आप जानते हैं वर्तमान में लेह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो ये सिंधु नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां थी और आज हम ये हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ था। इसके अलावा आज हम सिंधु नदी के दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और सिंधु की जो दाएं तट की सहायक नदियां हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिन्हें भारत के भूगोल में या भारत की नदियों के अंतर्गत पूछा जाता है। ऐसी नदियों में एक नदी आप पढ़ेंगे श्योक नदी, दूसरी नदी आप पढ़ेंगे गिलगित नदी, तीसरी नदी आप पढ़ेंगे काबुल नदी और काबुल के अलावा कुर्रम, टोची, गोमल ये सिंधु के दाएं तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियां हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सिंधु के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां। सबसे पहले हम एक रफली डायग्राम खींचते हैं भारत के मैप का। एक रफली डायग्राम हो गया भारत के मैप का। सिंधु नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। सिंधु के जो दाएं तट की सहायक नदियां हैं इनमें से एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है श्योक। ये श्योक किस प्रकार से सिंधु नदी पर जाकर के मिलती है। श्योक की ही एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा नदी। ये बेटा नुब्रा नदी है। एस फॉर श्योक एंड एन फॉर नुब्रा। इसके बाद में दूसरी जो प्रमुख सहायक नदी है वो गिलगित है जो कि गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से पीओके में सिंधु नदी से निकलती है। अन्य प्रमुख सहायक नदियों में सिंधु की जो दाएं तट से मिलती हैं उनमें एक आप पढ़ोगे काबुल नदी, के फॉर काबुल। इसके अलावा के फॉर कुर्रम, टोची, गोमल ये अन्य सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले श्योक नदी की। जहाँ तक श्योक नदी का सवाल है तो श्योक नदी, आप तथ्यों को नोट करते जाइएगा। श्योक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है। यह कराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियरों में से एक है। ठीक है बेटा, श्योक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है और इस रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की टंग कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की जीभ कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर की जिह्वा कहते हैं। आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम श्रेणी के बड़े ग्लेशियरों में से एक ग्लेशियर है। कराकोरम श्रेणी में बहुत प्रसिद्ध ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, गेसर ब्रूम ग्लेशियर, ये कराकोरम श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं।
तो श्योक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है। रीमो ग्लेशियर को सियाचिन की जीभ कहा जाता है। यहाँ पर ये रीमो ग्लेशियर है और इसी के पास में यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है बेटा, सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर से ही श्योक की प्रमुख सहायक नदी नुब्रा नदी निकलती है। श्योक नदी के बारे में एक तथ्य ये है कि इस नदी को मध्य एशिया में यारकंडी नदी के नाम से जाना जाता है। श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, कराकोरम क्षेत्र में श्योक नदी को मृत्यु नदी यानी डेथ रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के द्वारा जो आवागमन है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसलिए इसे डेथ रिवर के नाम से जाना जाता है। यारकंडी नदी क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ देशों को पढ़ते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। ताजिकिस्तान मध्य एशिया के अंतर्गत 5 देशों को शामिल किया जाता है और उसी मध्य एशिया में एक क्षेत्र यारकंडी क्षेत्र पाया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड क्षेत्र का व्यापार लद्दाख से होता था और जिस नदी के द्वारा यह व्यापार होता था वो नदी कोई और नहीं बल्कि श्योक नदी थी, इसलिए मध्य एशिया में श्योक को यारकंडी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये तथ्य आपको श्योक नदी से याद रखने हैं। जैसा हमने सीखा कि श्योक की प्रमुख सहायक नदी नुब्रा है बेटा, तो कुछ चर्चा हम लोग नुब्रा नदी के बारे में कर लेते हैं। नुब्रा नदी का जहाँ तक सवाल है तो हमने ये सीख लिया कि नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है, सियाचिन ग्लेशियर से होता है। और अगर हमें सियाचिन पहुँचना है, आप जानते हैं सियाचिन दुनिया के सबसे बड़े हाई बैटलफील्ड में से एक फील्ड है। जैसे हम लोग अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल को काला पानी की सज़ा कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत पानी की सज़ा क्या हो सकती है, तो श्वेत पानी की सज़ा सियाचिन है बेटा। जैसे काले पानी की सज़ा अंडमान की सेलुलर जेल, उसी प्रकार से जो श्वेत पानी है की सज़ा सियाचिन को कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थलों में से एक युद्ध स्थल है और ऑपरेशन जो मेघदूत है वो सियाचिन ग्लेशियर में ही चलाया गया था। बहुत समय पहले पाकिस्तान के सैनिकों ने पर्यटकों की आड़ में इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की हुई थी, इसलिए भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत का संचालन किया गया था। जो सियाचिन है बेटा, आपको याद रखना है, पिछले बार के यूपीएससी पेपर में सियाचिन से सवाल पूछा गया था कि सियाचिन की लोकेशन क्या है। तो सियाचिन की लोकेशन क्या है? ये नुब्रा नदी है बेटा, ये नुब्रा नदी का ईस्ट है, नुब्रा नदी का वेस्ट है, नुब्रा नदी का नॉर्थ है, नुब्रा नदी का साउथ है। तो आपको याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी के उत्तर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी के उत्तर में स्थित है। और हमें अगर सियाचिन पहुंचना है या भारतीय सैनिकों को सियाचिन पहुंचना है तो किस नदी को पार करके उन्हें जाना होगा? उन्हें नुब्रा नदी को ही पार करके जाना होगा। ये तथ्य जो है बेटा श्योक और नुब्रा के बारे में आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जिस नदी की हमने चर्चा की है जो कि सिंधु के बाएं तट पर के आकर के मिलती है, वो नदी है गिलगित नदी। वो नदी है गिलगित नदी। आप जानते हैं कि वर्तमान में हम जो जम्मू कश्मीर देखते हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र एक नहीं बल्कि 3 देशों के द्वारा शासित है बेटा। कुछ जो है
इस प्रकार से हम लोग जम्मू कश्मीर को देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ये हमारा जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। आप जानते हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आए और जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर की सीमाएं अब ये हैं और लद्दाख हमारा पूरा का पूरा ये है। जो लद्दाख क्षेत्र है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इससे कुछ एक दो सवाल बनते हैं जिन्हें आपको सीखना चाहिए। जैसे ये जो पूरा एरिया है, इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चिन्ह। इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चिन्ह कहा जाता है। 1962 के इंडो चाइना वार में चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। तो भारत में लद्दाख पर जितने एरिया पर चीन का कब्जा है उसी को अक्साई चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ एरिया पाकिस्तान के द्वारा चाइना को सौंप दिया गया है। द एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, ये इतना एरिया पाकिस्तान के द्वारा चाइना को सौंप दिया गया है। वर्तमान में ये जो एरिया है बेटा, जैसे यहाँ पर कारगिल वगैरह पाए जाते हैं, कारगिल, और ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा भारत के द्वारा शासित है। ये पूरा एरिया भारत के द्वारा शासित है। ये पूरा एरिया भारत के द्वारा शासित है और इस क्षेत्र को कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अगर हम वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर वर्तमान में 3 देशों का प्रशासनिक कब्जा है। हालांकि ये भारत इसे अपना इस पूरे क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग बताता है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है और यहीं पर गिलगिट और बाल्टिस्तान पाए जाते हैं बेटा। तो जैसे कभी आप पढ़ें गिलगिट बाल्टिस्तान, तो गिलगिट और बाल्टिस्तान यहीं पर है। ये हमारा अक्साई चिन्ह है, इसे पेपर में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए अक्साई चिन्ह किसका भाग है तो आप बताएंगे अक्साई चिन्ह लद्दाख का भाग है या लद्दाख के पठार का भाग है। ठीक, और इसके बाद हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, जो सीमा रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है और चीन और भारत के बीच में जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो चीन और भारत के बीच में अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई जो सीमा है बेटा, मतलब भूटान के पूर्व से लेकर के म्यांमार तक, अरुणाचल प्रदेश तक की जो सीमा है उसे ही मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूरा बॉर्डर है बेटा भारत का पाकिस्तान के साथ में, इस पूरे बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी सीमा जिसका निर्धारण किसी दूसरे देश के द्वारा होता है उसे सुपर इम्पोज्ड सीमा या अध्यारोपित सीमा के नाम से जाना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। चलिए, तो लेकिन हम कभी कभी न्यूज़पेपर में LAC पढ़ते हैं, कभी कभी हम न्यूज़पेपर में LOC पढ़ते हैं। LAC का अर्थ होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो LOC है बेटा, जो LOC है ये हमारी LOC है, ये हमारा पूरा LOC है बेटा, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और LAC क्या है? ये जो हमारी सीमा है भारत और चीन के बीच में, इसको कहा जाता है
LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप जानते हैं कि वर्तमान में इसी क्षेत्र पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। गलवान वैली इंसिडेंट आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। आए दिन हम लोग फिंगर जो है बेटा जो है फिंगर पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। आए दिन हम लोग पैगांग सो लेक के बारे में पढ़ते हैं। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 जैसी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। पैगांग सो लेक हमें यहीं पर पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो देपसांग प्लेन है वो यहीं पर पाया जाता है। तो कुछ आपको यहाँ पर जगहों के नाम याद रखने हैं, जैसे पैगांग सो लेक का कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्सा तिब्बत में है बेटा। ये भारत और तिब्बत दोनों में फैली हुई है, अर्थात भारत और चाइना दोनों में फैली हुई है ये पैगांग सो लेक। देपसांग प्लेन यहाँ पर पाया जाने वाला एक प्लेन एरिया है और रणनीतिक रूप से यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया है। फिंगर लेक क्या है कि इस क्षेत्र में बेटा उंगली के समान छोटी छोटी पहाड़ियां मौजूद है, जिन्हें फिंगर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जो गिलगित नदी है, जो ये गिलगित नदी है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही सिंधु नदी पर मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं काबुल नदी की। काबुल नदी नाम से ही जाहिर है अफगानिस्तान से निकल रही होगी। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और वर्तमान में आप पढ़ रहे होंगे लगातार रूप से कि अफगानिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है। तालिबान ने अपनी नई सरकार की घोषणा कर दी है अफगानिस्तान में। आज हम बात कर रहे हैं काबुल नदी की। तो जहाँ तक काबुल नदी का सवाल है, काबुल नदी का उद्गम अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से होता है। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से होता है और यह नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में सिंधु नदी पर मिल जाती है। इस काबुल नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें से एक नदी का नाम है कुनार नदी और दूसरी नदी का नाम है स्वात नदी। तो कुनार और स्वात किसकी सहायक नदियां हैं? कुनार और स्वात काबुल की सहायक नदियां हैं। इनमें स्वात नदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वात घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको बताना होता है कि स्वात घाटी पाकिस्तान में पाई जाती है। स्वात घाटी को पाकिस्तान में स्वर्ग कहा जाता है बेटा। स्वात घाटी को पाकिस्तान में स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी की घाटी में बहुतायत रूप में गेहूं और गन्ना जैसी फसलें उपजाई जाती हैं और पाकिस्तान के लोगों के भरण पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गेहूं और गन्ना के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र विशेष रूप से जाना जाता है। इसीलिए स्वात घाटी को पाकिस्तान के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में काबुल के बाद में कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं जो कि सिंधु नदी में मिलती हैं। इनमें से एक नदी है बेटा कुर्रम नदी, इसे आप याद रखना कुर्रम। एक नदी है बेटा टोची नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में गोमल जैसी नदियां, ये कुर्रम, टोची और गोमल ये सिंधु की सहायक नदियां तो हैं ही हैं। ये सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी नदियां तो हैं ही हैं। इसके अलावा इनके नाम पर दर्रे भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों में जो है हमारा जो है टोची दर्रा भी है। इन दर्रों में हमारा कुर्रम दर्रा भी है
और सबसे जो प्रसिद्ध दर्रा है वो दर्रा है खैबर दर्रा बेटा, खैबर दर्रा। हिंदुकुश जो पर्वत श्रेणी है वो अफगानिस्तान में पाई जाती है। ये वास्तव में हिमालय के अंतर्गत ही आती है। हिमालय का ही एक्सटेंशन अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसी हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में ये प्रसिद्ध दर्रे पाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ते हैं। और जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के एक्सटेंशन को सुलेमान और कृथर पर्वतों के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर आक्रमण उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही हुए हैं और ये भारत के लिए आक्रमण के दृष्टिकोण से कमज़ोर कड़ी रहा है। और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक दर्रा जिसे आक्रमण के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया गया आक्रांताओं के द्वारा, उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। तो आप देख रहे हैं कि टोची, कुर्रम, गोमल इन नाम की नदियां भी हैं और इनके नाम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले दर्रे भी पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में सीखा। और जहाँ तक सिंधु नदी की लंबाई है, आप जानते हैं कि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर के आसपास में है और 709 किलोमीटर ही यह भारत में प्रवाहित होती है। आगे हम एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की क्लास लेंगे, उसका एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए और उसमें से हम सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी पर वर्तमान में जो प्रसिद्ध डैम बने हुए हैं या जो वर्तमान में बन रहे हैं, उन सब की समग्र जानकारी हम आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। आशा है कि आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो हमारे द्वारा जानकारी दी गई है उसका लाभ आप निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में उठाएंगे। और कोशिश की गई है कि सिंधु नदी तंत्र से कैसा भी सवाल आए तो आप इन सवालों को पूरी तरह से सॉल्व कर लें। और हाँ, मतलब कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑर्डर बेटा, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर आपको याद रखना है। जैसे मैं थोड़ा सा 2 मिनट में आपके लिए समझा देता हूँ कि मेरे कहने का आशय क्या है। जैसे हमने सिंधु नदी के बारे में सीखा कि कौन कौन सी नदियाँ सिंधु के बाएं तट से मिलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ सिंधु के दाएं तट से मिलती हैं। तो अगर हम एक रफली डायग्राम बनाए सिंधु नदी का तो हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हमारा रिवर सिंधु है, ये हमारा रिवर इंडस। इस प्रकार से झेलम नदी, ऐसे झेलम नदी जाती है, जे फॉर झेलम। ये चिनाब नदी है और झेलम नदी चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी को चंद्रौर भागा कहा जाता है। ये रावी नदी है, रावी नदी भी आफ्टर ऑल चिनाब में ही मिलती है। रावी के बाद में ब्यास, बी फॉर ब्यास और एस फॉर सतलज, ये सतलज नदी है। और आगे जाकर के सतलज नदी भी चिनाब नदी में मिलती है। और फाइनली जो चिनाब नदी है वो मीठन कोट के पास में पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो और इसी प्रकार से ये जास्कर है बेटा, जास्कर नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है, जे फॉर जास्कर, जेड फॉर जास्कर। तो ये सिंधु के बाएं तट की प्रमुख नदियां हैं। और सिंधु के दाएं तट की प्रमुख नदियों के बारे में हमने क्या सीखा कि ये हमारी श्योक नदी है, ये हमारी नुब्रा नदी है। यहाँ पर हमारा सियाचिन स्थित है बेटा। भारत दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है। नुब्रा नदी के उत्तर में इस प्रकार से गिलगित नदी निकलती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही मिल जाती है। गिलगित के बाद में काबुल नदी अफगानिस्तान से निकलती है, के फॉर काबुल,
इसके बाद में कुर्रम, टोची, गुमल, ये बहुत सारी। तो एक प्रकार से अगर हम ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं सिंधु का, आगे हम आपको ड्रेनेज पैटर्न पर एक क्लास लेंगे। ड्रेनेज पैटर्न कई प्रकार का हो सकता है, ये डेंड्रेटिक भी हो सकता है, ये एरियल भी हो सकता है, ये ट्रेलिस प्रकार का होता है। तो इसके बारे में समग्र जानकारी आपको दी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से डेंड्रेटिक पैटर्न का, डेंड्रेटिक टाइप का ड्रेनेज पैटर्न दिख रहा है। डेंड्रेटिक का मतलब होता है कि जैसे वृक्ष से जो शाखाएं निकली होती हैं, जैसे वृक्ष हमको दिखाई देता है शाखाओं के रूप में, उसी प्रकार से सिंधु नदी का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो हमको दिखाई दे रहा है। क्रम में आपको याद रखना है कि जैसे सवाल पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर या उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर कौन सी नदी पहले मिलेगी, कौन सी नदी बाद में मिलेगी, तो ये हमें सीखना है। जैसे इंडस, इंडस के बाद में जास्कर, जास्कर के बाद में झेलम, झेलम के बाद में चिनाब, चिनाब के बाद में रावी, ब्यास, सतलज। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आए तो ये नदियां हमें मिलेंगी। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो हमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और जास्कर। कई बार परीक्षाओं में नदियों के क्रम पूछ लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर आप चलेंगे तो आपको नदियों का क्रम क्या मिलेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर आप चलेंगे तो आपको नदियों का क्रम क्या मिलेगा। इस प्रकार की जानकारी एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप ऑर्डर भी एक याद रखें कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर या नीचे से ऊपर की ओर जाने पर और जो है ऑर्डर क्या होगा। इसके अलावा हमने आपको पिछली क्लास में दोआब बताए हुए थे, तो आप देख रहे हैं बेटा, जैसे ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है। आपको बताया था द फर्टाइल प्लेन बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज द दोआब। जैसे ब्यास और सतलज के बीच में आपको बिष्ट दोआब बताया हुआ था। इसी प्रकार से ब्यास और रावी के बीच में आपको बारी दोआब बताया गया था। चिनाब और रावी नदी के बीच में आपको जो है बेटा जो है रचना दोआब बताया गया था। चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, और चिनाब और झेलम के बीच में आपको चाज दोआब बताया गया था। उसी प्रकार से झेलम और सिंधु नदी के बीच में जो दोआब पाया जाता है उसे सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है। याद रहे, झेलम और सिंधु के बीच में जो दोआब पाया जाता है उसे सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और माना जाता है, आप जानते हैं कि एक समय में पंजाब को भारत में अन्न का कटोरा कहा जाता था। और जो है अब तो वर्तमान में गेहूं, चावल इत्यादि उत्पादन के मामले में पंजाब पहले स्थान पर नहीं रहा, लेकिन बहुत लंबे समय तक गेहूं और चावल उत्पादन के मामले में पंजाब का एकाधिकार रहा। हालांकि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से आज भी गेहूं और चावल में पंजाब पहले स्थान पर है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन की दृष्टिकोण से जैसे गेहूं की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगर हम चावल की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है गेहूं और चावल की, वो सबसे ज़्यादा आज भी पंजाब में पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि पंजाब में जो भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। क्यों उपजाऊ है? क्योंकि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख नदियां हैं जिन्हें हम पंच नदों के। नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुकुल एकेडमी के द्वारा कुछ ऑनलाइन कंटेंट वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी क्रम में भारत की नदियों के जो वीडियो है वो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और भारत की नदियों का जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने ये सीखा कि सिंधु नदी भारत की प्रमुख नदी है और सिंधु नदी तंत्र विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। जैसे हमने ये सीखा कि सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील से होता है और तिब्बत में इस नदी को सिंगे खबाब के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत से प्रवाहित होते हुए
सिंधु नदी सबसे पहली बार भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में यह नदी दो श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लद्दाख श्रेणी है, सिंधु नदी के बाएं तट पर जास्कर श्रेणी है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होते हुए आगे चल कर के सिंधु नदी नंगा पर्वत के पास में पहुंचती है और नंगा पर्वत के पास में बुंजी नामक स्थान पर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे इंडस गॉर्ज या सिंधु गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। और यहीं से नंगा पर्वत से हिमालय के पश्चिमी अक्ष संघीय नमन के कारण सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में सिंधु नदी खैबर पख्तूनवा प्रांत से प्रवेश करती है और इसके बाद में पाकिस्तान में ही प्रवाहित होते हुए कराची के निकट डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बेटा, सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में हमने सीखा हुआ था। जैसे सिंधु के बाएं तट के नदियों के बारे में पिछली क्लास में चर्चा हुई थी। उनमें से बाएं तट की जो नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और जास्कर। जहां तक झेलम का सवाल है तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी से होता है और पीर पंजाल श्रेणी में वेरी नाग स्प्रिंग से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी वेरी नाग स्प्रिंग से निकलने के बाद में वुलर झील में जाकर के गिरती है। वुलर झील आप जानते हैं भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। वुलर झील से निकल कर के यह पुनः भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती हुई मंगला से लेकर के मुजफ्फराबाद तक प्रवाहित होती है और इसके बाद में यह नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। झेलम की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे लिद्दर, सिंध, पोहरू। और झेलम की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। झेलम नदी पर ही तुलबुल और उरी जैसी प्रसिद्ध परियोजनाएं स्थित हैं। हमारा जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर ही स्थित है और इसके अलावा डल झील भी झेलम नदी के पास में ही स्थित है। झेलम के बाद में फिर सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियों में दूसरी महत्वपूर्ण नदी चिनाब है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है और इसका कारण ये है कि यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बारालाचाला दर्रे के दोनों छोरों से निकलती है। बारालाचाला दर्रे के एक सिरे से इसकी एक शाखा निकलती है जिसको चंद्र कहा जाता है। बारालाचाला दर्रे के दूसरे सिरे से इसकी दूसरी शाखा निकलती है जिसको भागा कहा जाता है और ये चंद्र और भागा जब आपस में मिल जाती है तो फिर इसका नाम चिनाब पड़ जाता है। और यह नदी केवल दो राज्यों से प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में चिनाब को चंद्रभागा कहते हैं और जम्मू कश्मीर में से चिनाब के नाम से जाना जाता है। और याद रहे चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1160 किलोमीटर के आसपास है। चिनाब नदी पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है और आपने सीखा था कि इस पुल की ऊंचाई एफिल टावर से भी ज़्यादा है। चिनाब नदी के बाद में जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले से होता है और यह नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास में से निकलती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों से प्रवाहित होती है। इसके बाद में पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में
चिनाब नदी से मिल जाती है। तो बेसिकली चिनाब नदी की सहायक नदी है रावी नदी। रावी के बाद में जो फिर सतलज सिंधु नदी तंत्रिका के अंतर्गत ब्यास नदी आती है। ब्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है, कुल्लू पहाड़ियों से होता है, और यह नदी कुल्लू और मनाली से प्रवाहित होती हुई पंजाब में जाती है और पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है। ब्यास नदी पंजाब में हरिके नामक स्थान पर जब मिलती है तो वहाँ पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है और इस हरिके बैराज से ही भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है और यह इंदिरा गांधी नहर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इस नहर से सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान राज्य को हुआ है। ब्यास नदी की घाटी को हुई कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। ब्यास के बाद में जो अन्य प्रमुख सहायक नदी है सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत वो सतलज है। सतलज नदी भी सिंधु नदी की तरह एक ट्रांस हिमालयन नदी है और सतलज नदी का उद्गम भी कैलाश पर्वत श्रेणी में यानी पश्चिम तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के समीप राकसताल से होता है। यह नदी तिब्बत के पठार से प्रवाहित होती हुई सबसे पहली बार हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब इन दो राज्यों से प्रवाहित होते हुए यह नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सतलज नदी भी चिनाब की एक सहायक नदी है। सतलज की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक नदी का नाम है स्पीति और दूसरी नदी का नाम है बसपा। सतलज नदी फिरोजपुर से लेकर के फजिल्का तक भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है और लुधियाना और फिरोजपुर जैसे शहर सतलज नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। उसी प्रकार से जो लाहौर है, लाहौर वो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु की बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में एक नदी है जास्कर नदी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ट्राई जंक्शन पर स्थित सरचिप नामक स्थान से निकलती है और यह नदी नेमू के समीप लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो याद रहे जास्कर भी सिंधु के बाएं तट की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ट्राई जंक्शन पर स्थित सरचिप नामक स्थान से निकलती है और जो है नेमू के समीप सिंधु नदी से मिल जाती है। जैसे सिंधु नदी के तट पर एक प्रसिद्ध भारत का शहर लेह है, आप जानते हैं वर्तमान में लेह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो ये सिंधु नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां थी और आज हम ये हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ था। इसके अलावा आज हम सिंधु नदी के दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे और सिंधु की जो दाएं तट की सहायक नदियां हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिन्हें भारत के भूगोल में या भारत की नदियों के अंतर्गत पूछा जाता है। ऐसी नदियों में एक नदी आप पढ़ेंगे श्योक नदी, दूसरी नदी आप पढ़ेंगे गिलगित नदी, तीसरी नदी आप पढ़ेंगे काबुल नदी और काबुल के अलावा कुर्रम, टोची,
गोमल, ये सिंधु के दाएं तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियां हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सिंधु के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां। सबसे पहले हम एक रफली डायग्राम खींचते हैं भारत के मैप का। एक रफली डायग्राम हो गया भारत के मैप का। सिंधु नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। सिंधु के जो दाएं तट की सहायक नदियां हैं, इनमें से एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है स्योक। ये स्योक इस प्रकार से सिंधु नदी पर जाकर के मिलती है। स्योक की ही एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा नदी। ये बेटा नुब्रा नदी है। एस फॉर स्योक एंड एन फॉर नुब्रा। इसके बाद में दूसरी जो प्रमुख सहायक नदी है वो गिलगित है, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से पीओके में सिंधु नदी से निकलती है। अन्य प्रमुख सहायक नदियों में सिंधु की जो दाएं तट से मिलती हैं उनमें एक आप पढ़ोगे काबुल नदी, के फॉर काबुल। इसके अलावा के फॉर कुर्रम, टोची, गोमल, ये अन्य सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले स्योक नदी की। जहां तक स्योक नदी का सवाल है तो स्योक नदी, आप तथ्यों को नोट करते जाइएगा। स्योक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है। यह कराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियरों में से एक है। ठीक है बेटा, स्योक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है और इस रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की टंग कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की जीभ कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर की जिह्वा कहते हैं। आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम श्रेणी के बड़े ग्लेशियरों में से एक ग्लेशियर है। कराकोरम श्रेणी में बहुत प्रसिद्ध ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, गेसर ब्रूम ग्लेशियर, ये कराकोरम श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। तो स्योक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है। रीमो ग्लेशियर को सियाचिन की जीभ कहा जाता है। यहाँ पर ये रीमो ग्लेशियर है और इसी के पास में यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है बेटा, सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर से ही स्योक की प्रमुख सहायक नदी नुब्रा नदी निकलती है। स्योक नदी के बारे में एक तथ्य ये है कि इस नदी को मध्य एशिया में यारकंडी नदी के नाम से जाना जाता है। स्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, कराकोरम क्षेत्र में स्योक नदी को मृत्यु नदी यानी डेथ रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के द्वारा जो आवागमन है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसलिए इसे डेथ रिवर के नाम से जाना जाता है। यारकंडी नदी क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ देशों को पढ़ते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। ताजिकिस्तान मध्य एशिया के अंतर्गत 5 देशों को शामिल किया जाता है।
और उसी मध्य एशिया में एक क्षेत्र यारकंडी क्षेत्र पाया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड क्षेत्र का व्यापार लद्दाख से होता था और जिस नदी के द्वारा यह व्यापार होता था वो नदी कोई और नहीं बल्कि श्योक नदी थी। इसलिए मध्य एशिया में श्योक को यारकंडी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये तथ्य आपको श्योक नदी से याद रखने हैं। जैसा हमने सीखा कि श्योक की प्रमुख सहायक नदी नुब्रा है बेटा, तो कुछ चर्चा हम लोग नुब्रा नदी के बारे में कर लेते हैं। नुब्रा नदी का जहाँ तक सवाल है तो हमने ये सीख लिया कि नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है, सियाचिन ग्लेशियर से होता है। और अगर हमें सियाचिन पहुंचना है, आप जानते हैं सियाचिन दुनिया के सबसे बड़े हाई बैटलफील्ड में से एक फील्ड है। जैसे हम लोग अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल को काला पानी की सज़ा कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत पानी की सज़ा क्या हो सकती है तो श्वेत पानी की सज़ा सियाचिन है बेटा। जैसे काले पानी की सज़ा अंडमान की सेलुलर जेल, उसी प्रकार से जो श्वेत पानी है की सज़ा सियाचिन को कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थलों में से एक युद्ध स्थल है और ऑपरेशन जो मेघदूत है वो सियाचिन ग्लेशियर में ही चलाया गया था। बहुत समय पहले पाकिस्तान के सैनिकों ने पर्यटकों की आड़ में इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की हुई थी, इसलिए भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत का संचालन किया गया था। जो सियाचिन है बेटा, आपको याद रखना है। पिछले बार के यूपीएससी पेपर में सियाचिन से सवाल पूछा गया था कि सियाचिन की लोकेशन क्या है। तो सियाचिन की लोकेशन क्या है? ये नुब्रा नदी है बेटा। ये नुब्रा नदी का ईस्ट है, नुब्रा नदी का वेस्ट है, नुब्रा नदी का नॉर्थ है, नुब्रा नदी का साउथ है। तो आपको याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी के उत्तर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी के उत्तर में स्थित है। और हमें अगर सियाचिन पहुंचना है या भारतीय सैनिकों को सियाचिन पहुंचना है तो किस नदी को पार करके उन्हें जाना होगा? उन्हें नुब्रा नदी को ही पार करके जाना होगा। ये तथ्य जो है बेटा श्योक और नुब्रा के बारे में आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जिस नदी की हमने चर्चा की है जो कि सिंधु के बाएं तट पर के आकर के मिलती है वो नदी है गिलगित नदी। वो नदी है गिलगित नदी। आप जानते हैं कि वर्तमान में हम जो जम्मू कश्मीर देखते हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र एक नहीं बल्कि तीन देशों के द्वारा शासित है बेटा। कुछ जो है इस प्रकार से हम लोग जम्मू कश्मीर को देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ये हमारा जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। आप जानते हैं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर अस्तित्व में आए और जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर की सीमाएं अब ये हैं और लद्दाख हमारा पूरा का पूरा ये है। जो लद्दाख क्षेत्र है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इससे कुछ एक दो सवाल बनते हैं जिन्हें आपको सीखना चाहिए। जैसे ये जो पूरा एरिया है इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चिन्ह। इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चिन्ह कहा जाता है। 1962 के इंडो चाइना वार में चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। तो भारत में लद्दाख पर जितने एरिया पर चीन का कब्जा है उसी को अक्साई चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ एरिया
पाकिस्तान के द्वारा चाइना को सौंप दिया गया है। द एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, ये इतना एरिया पाकिस्तान के द्वारा चाइना को सौंप दिया गया है। वर्तमान में ये जो एरिया है बेटा, जैसे यहाँ पर कारगिल वगैरह पाए जाते हैं, कारगिल, और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा भारत के द्वारा शासित है। ये पूरा एरिया भारत के द्वारा शासित है। ये पूरा एरिया भारत के द्वारा शासित है और इस क्षेत्र को कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अगर हम वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर वर्तमान में 3 देशों का प्रशासनिक कब्जा है। हालांकि ये भारत इसे अपना इस पूरे क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग बताता है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है और यहीं पर गिलगिट और बाल्टिस्तान पाए जाते हैं बेटा। तो जैसे कभी आप पढ़ें गिलगिट बाल्टिस्तान, तो गिलगिट और बाल्टिस्तान यहीं पर है। ये हमारा अक्साई चिन्ह है, इसे पेपर में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए अक्साई चिन्ह किसका भाग है, तो आप बताएंगे अक्साई चिन्ह लद्दाख का भाग है या लद्दाख के पठार का भाग है। ठीक, और इसके बाद हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, जो सीमा रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है और चीन और भारत के बीच में जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो चीन और भारत के बीच में अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई जो सीमा है बेटा, मतलब भूटान के पूर्व से लेकर के म्यांमार तक, अरुणाचल प्रदेश तक की जो सीमा है उसे ही मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूरा बॉर्डर है बेटा भारत का पाकिस्तान के साथ में, इस पूरे बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी सीमा जिसका निर्धारण किसी दूसरे देश के द्वारा होता है उसे सुपर इम्पोज्ड सीमा या अध्यारोपित सीमा के नाम से जाना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। चलिए, तो लेकिन हम कभी कभी न्यूज़पेपर में LAC पढ़ते हैं, कभी कभी हम न्यूज़पेपर में LOC पढ़ते हैं। LAC का अर्थ होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो LOC है बेटा, जो LOC है ये हमारी LOC है, ये हमारा पूरा LOC है बेटा, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और LAC क्या है? LAC क्या है? ये जो हमारी सीमा है भारत और चीन के बीच में, इसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप जानते हैं कि वर्तमान में इसी क्षेत्र पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। गलवान वैली इंसिडेंट आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। आए दिन हम लोग फिंगर जो है बेटा, जो है फिंगर पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। आए दिन हम लोग पैगांग सो लेक के बारे में पढ़ते हैं। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 जैसी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। पैगांग सो लेक हमें यहीं पर पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो देपसांग प्लेन है वो यहीं पर पाया जाता है। तो कुछ आपको यहाँ पर जगहों के नाम याद रखने हैं, जैसे पैगांग सो लेक का कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्सा तिब्बत में है बेटा। ये भारत और तिब्बत दोनों में फैली हुई है, अर्थात भारत और चाइना दोनों में फैली हुई है ये पैगांग सो लेक। देपसांग प्लेन यहाँ पर पाया जाने वाला एक प्लेन एरिया है और रणनीतिक रूप से यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया है। फिंगर लेक क्या है कि इस क्षेत्र में बेटा उंगली के समान छोटी छोटी पहाड़ियां मौजूद है जिन्हें फिंगर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जो गिलगित नदी है, जो ये गिलगित नदी है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही सिंधु नदी पर मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं
आगे हम बात करते हैं काबुल नदी की। काबुल नदी नाम से ही जाहिर है अफगानिस्तान से निकल रही होगी। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और वर्तमान में आप पढ़ रहे होंगे लगातार रूप से कि अफगानिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है। तालिबान ने अपनी नई सरकार की घोषणा कर दी है अफगानिस्तान में। आज हम बात कर रहे हैं काबुल नदी की। तो जहाँ तक काबुल नदी का सवाल है, काबुल नदी का उद्गम अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से होता है। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से होता है और यह नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में सिंधु नदी पर मिल जाती है। इस काबुल नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें से एक नदी का नाम है कुनार नदी और दूसरी नदी का नाम है स्वात नदी। तो कुनार और स्वात किसकी सहायक नदियां हैं? कुनार और स्वात काबुल की सहायक नदियां हैं। इनमें स्वात नदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वात घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको बताना होता है कि स्वात घाटी पाकिस्तान में पाई जाती है। स्वात घाटी को पाकिस्तान में स्वर्ग कहा जाता है बेटा। स्वात घाटी को पाकिस्तान में स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी की घाटी में बहुतायत रूप में गेहूं और गन्ना जैसी फसलें उपजाई जाती हैं और पाकिस्तान के लोगों के भरण पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गेहूं और गन्ना के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र विशेष रूप से जाना जाता है। इसीलिए स्वात घाटी को पाकिस्तान के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में काबुल के बाद में कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं जो कि सिंधु नदी में मिलती हैं। इनमें से एक नदी है बेटा कुर्रम नदी, इसे आप याद रखना कुर्रम। एक नदी है बेटा टोची नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में गोमल जैसी नदियां, ये कुर्रम, टोची और गोमल ये सिंधु की सहायक नदियां तो हैं ही हैं। ये सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी नदियां तो हैं ही हैं। इसके अलावा इनके नाम पर दर्रे भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों में जो है हमारा जो है टोची दर्रा भी है। इन दर्रों में हमारा कुर्रम दर्रा भी है और सबसे जो प्रसिद्ध दर्रा है वो दर्रा है खैबर दर्रा बेटा, खैबर दर्रा। हिंदुकुश जो पर्वत श्रेणी है वो अफगानिस्तान में पाई जाती है। ये वास्तव में हिमालय के अंतर्गत ही आती है। हिमालय का ही एक्सटेंशन अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसी हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में ये प्रसिद्ध दर्रे पाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ते हैं। और जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के एक्सटेंशन को सुलेमान और किरथर पर्वतों के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर आक्रमण उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही हुए हैं और ये भारत के लिए आक्रमण के दृष्टिकोण से कमज़ोर कड़ी रहा है। और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक दर्रा जिसे आक्रमण के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया गया आक्रांताओं के द्वारा, उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। तो आप देख रहे हैं कि टोची, कुर्रम, गोमल इन नाम की नदियां भी हैं और इनके नाम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले दर्रे भी पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से
इस प्रकार से हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में सीखा। और जहाँ तक सिंधु नदी की लंबाई है, आप जानते हैं कि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर के आसपास में है और 709 किलोमीटर ही यह भारत में प्रवाहित होती है। आगे हम एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की क्लास लेंगे, उसका एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और उसमें से हम सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी पर वर्तमान में जो प्रसिद्ध डैम बने हुए हैं या जो वर्तमान में बन रहे हैं, उन सब की समग्र जानकारी हम आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। आशा है कि आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो हमारे द्वारा जानकारी दी गई है उसका लाभ आप निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में उठाएंगे। और कोशिश की गई है कि सिंधु नदी तंत्र से कैसा भी सवाल आए तो आप इन सवालों को पूरी तरह से सॉल्व कर लें। और हाँ, मतलब कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑर्डर, बेटा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर आपको याद रखना है। जैसे मैं थोड़ा सा 2 मिनट में आपके लिए समझा देता हूँ कि मेरे कहने का आशय क्या है। जैसे हमने सिंधु नदी के बारे में सीखा कि कौन कौन सी नदियाँ सिंधु के बाएं तट से मिलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ सिंधु के दाएं तट से मिलती हैं। तो अगर हम एक रफली डायग्राम बनाएं सिंधु नदी का, तो हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हमारा रिवर सिंधु है, ये हमारा रिवर इंडस। इस प्रकार से झेलम नदी, ऐसे झेलम नदी जाती है, जे फॉर झेलम। ये चिनाब नदी है और झेलम नदी चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी को चंद्रौर भागा कहा जाता है। ये रावी नदी है, रावी नदी भी आफ्टर ऑल चिनाब में ही मिलती है। रावी के बाद में ब्यास, बी फॉर ब्यास और एस फॉर सतलज, ये सतलज नदी है। और आगे जाकर के सतलज नदी भी चिनाब नदी में मिलती है। और फाइनली जो चिनाब नदी है वो मीठन कोट के पास में पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो और इसी प्रकार से ये जास्कर है बेटा, जास्कर नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है, जे फॉर जास्कर, जेड फॉर जास्कर। तो ये सिंधु के बाएं तट की प्रमुख नदियां हैं। और सिंधु के दाएं तट की प्रमुख नदियों के बारे में हमने क्या सीखा कि ये हमारी स्योक नदी है, ये हमारी नुब्रा नदी है। यहाँ पर हमारा सियाचिन स्थित है बेटा। भारत दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, नुब्रा नदी के उत्तर में। इस प्रकार से गिलगित नदी निकलती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही मिल जाती है। गिलगित के बाद में काबुल नदी अफगानिस्तान से निकलती है, के फॉर काबुल। इसके बाद में कुर्रम, टोची, गुमल, ये बहुत सारी। तो एक प्रकार से अगर हम ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं सिंधु का, आगे हम आपको ड्रेनेज पैटर्न पर एक क्लास लेंगे। ड्रेनेज पैटर्न कई प्रकार का हो सकता है, ये डेंडेटिक भी हो सकता है, ये एरियल भी हो सकता है, यह ट्रेलिस प्रकार का होता है। तो इसके बारे में समग्र जानकारी आपको दी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से डेंडेटिक पैटर्न का, डेंडेटिक टाइप का ड्रेनेज पैटर्न दिख रहा है। डेंडेटिक का मतलब होता है कि जैसे वृक्ष से जो शाखाएं निकली होती हैं, जैसे वृक्ष हमको दिखाई देता है शाखाओं के रूप में, उसी प्रकार से सिंधु नदी का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो हमको दिखाई दे रहा है। क्रम में आपको याद रखना है कि जैसे सवाल पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर या उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर कौन सी नदी पहले मिलेगी, कौन सी नदी बाद में मिलेगी, तो ये हमें सीखना है। जैसे इंडस के बाद में जास्कर के बाद में झेलम के बाद में चिनाब के बाद में रावी, ब्यास, सतलज। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आए तो ये नदियां हमें मिलेंगी। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं तो हमें सतलज, ब्यास,
ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और जास्कर। कई बार परीक्षाओं में नदियों के क्रम पूछ लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर आप चलेंगे तो आपको नदियों का क्रम क्या मिलेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर आप चलेंगे तो आपको नदियों का क्रम क्या मिलेगा। इस प्रकार की जानकारी एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप ऑर्डर भी एक याद रखें कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर या नीचे से ऊपर की ओर जाने पर और जो है ऑर्डर क्या होगा। इसके अलावा हमने आपको पिछली क्लास में दोआब बताए हुए थे, तो आप देख रहे हैं बेटा, जैसे ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है। आपको बताया था द फर्टाइल प्लेन बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज द दोआब। जैसे ब्यास और सतलज के बीच में आपको बिष्ट दोआब बताया हुआ था। इसी प्रकार से ब्यास और रावी के बीच में आपको बारी दोआब बताया गया था। चिनाब और रावी नदी के बीच में आपको जो है बेटा जो है रचना दोआब बताया गया था। चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, और चिनाब और झेलम के बीच में आपको चाज दोआब बताया गया था। उसी प्रकार से झेलम और सिंधु नदी के बीच में जो दोआब पाया जाता है उसे सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है। याद रहे, झेलम और सिंधु के बीच में जो दोआब पाया जाता है उसे सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और माना जाता है, आप जानते हैं कि एक समय में पंजाब को भारत में अन्न का कटोरा कहा जाता था। और जो है अब तो वर्तमान में गेहूं, चावल इत्यादि उत्पादन के मामले में पंजाब पहले स्थान पर नहीं रहा, लेकिन बहुत लंबे समय तक गेहूं और चावल उत्पादन के मामले में पंजाब का एकाधिकार रहा। हालांकि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से आज भी गेहूं और चावल में पंजाब पहले स्थान पर है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन की दृष्टिकोण से जैसे गेहूं की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगर हम चावल की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है गेहूं और चावल की, वो सबसे ज़्यादा आज भी पंजाब में पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि पंजाब में जो भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। क्यों उपजाऊ है? क्योंकि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख नदियां हैं, जिन्हें हम पंच नदों रावी, सतलज, ये सारी की सारी नदियां पंजाब से प्रवाहित होती हैं। और पंजाब की भूमि के निर्माण में इन नदियों का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। और जैसे आपसे पूछा जाए कि पंजाब के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी है, तो जाहिर सी बात है सिंधु नदी की प्रमुख भूमिका है, और सिंधु और उसकी सहायक नदियों की जो है प्रमुख भूमिका है। तो आपको सिंधु नदी तंत्र से संबंधित ये जो है वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे ऐसे आपको गंगा नदी तंत्र से एक वीडियो मिलेगा, एक वीडियो आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से मिलेगा, और इसके बाद में हम लोग प्रायद्वीप भारत की नदियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की चर्चा करेंगे, जिनमें आपको प्रमुख रूप से ब्राह्मणी, बैतरणी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, ताम्रपर्णी, वैगई और इनकी सहायक नदियों के बारे में जो है अध्ययन करना है। इसके बाद में एक वीडियो आपको जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों का प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप जानते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, शरावती नदी, ये मांडवी, जुआरी, राचोल और भी केरल से जो तमाम सारी छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं, पेरियार नदी, भरतपूजा, पंबा इत्यादि नदियां, नेत्रवती, बेटा इन सब नदियों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।